भारत देश में 70 का दशक जो दशक रहा वो उथल पुथल का रहा और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही, अगर देश के इतिहास में देखें तो उसने खुद के विरोध में एक नेताओं को जन्म दिया और ऐसे बड़े नेताओं को जन्म दिया जिसने आज के वक्त में कांग्रेस को उखाड़ने का भी काम किया है। नमस्कार, मैं नवल सिंह आपके साथ हूं फिर एक विशेष वार्ता के साथ, और आज हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व से जो इस 70 के दशक से जो उथल पुथल हुई उससे प्रभावित रहा और टोहाना की सड़कों पर उसने बचपन में उस जो इमरजेंसी का दौर था उसके विरोध में नारेबाजी भी की। उनका नाम है भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला। जब मेरी इनसे बातचीत होती रही तो इन्होंने मेरे को बताया, और जैसा मैंने इनके बारे में जाना है कि ये किसी पारिवारिक वंशवाद की राजनीति से उभरे हुए नेता नहीं है। इन्होंने अपने दम पर अपना नेतृत्व बनाया और उसके बाद पूरे प्रदेश ही नहीं देश में एक अलग पहचान बनाई। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, सीधे मैं आपसे जुड़वाता हूँ भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला से। सुभाष जी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। सुभाष जी, ये हमारा जो कार्यक्रम रहता है विशेष शख्सियत का रहता है। कुछ बातचीत जो है राजनीतिक बातचीत आप हर मंच पे करते हैं, हर इंटरव्यू में करते हैं, उसके अलावा हम चाहेंगे कि लोगों को कुछ और जानने को मिले। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कहीं ना कहीं बचपन में एक छाप रहती है राजनीति की, जुड़ने की, वो विचारधारा बाद में बदल भी जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा रहा क्या बचपन में? देखिए, निश्चित रूप से मेरे जीवन का जो बाल्यकाल जिसको हम कह सकते हैं, उसकी अगर मैं एक बहुत बड़ी घटना उस समय घटित हुई। मैं उस समय 8 साल का था, 1975 में, जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी। उस समय हम लोग आसपास का वातावरण देखते थे और रेडियो के ऊपर खबरें भी सुनते थे, और किस प्रकार से लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल बना था इमरजेंसी के कारण से। वो सारी बातें इस प्रकार से मन मस्तिष्क के ऊपर छाई कि उसकी एक बहुत गहरी छाप मेरे दिलो दिमाग पर उसकी पड़ी। और जब 1977 का चुनाव आया तो चौधरी करम सिंह मेरे गांव से विधानसभा के उम्मीदवार थे और विधायक रहे। बाद में चौधरी चांदराम ने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और वो हमारे लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। तो उस दौर में मैं अपने जो साथी बच्चे होते थे जिनके साथ गांव में स्वाभाविक रूप से खेलकूद रहता था, उनकी टोली बना करके, और नसबंदी के 3 दलाल एक नारा ऐसा चलता था, वो नारा लगा करके हम गलियों में घूमते थे और हाथ के अंदर जनता पार्टी का झंडा होता था। तब जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका केवल नाम सुनते थे। इनका केवल कभी कभी रेडियो के अंदर इनका कोई भाषण आ जाता था, इससे ज़्यादा इनके बारे में हमें नहीं पता था। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा सा आगे उम्र बढ़ती गई और इस प्रकार के विषयों के अंदर जब रुचि बढ़ी, तब फिर धीरे धीरे इनके बारे में जानने की जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा भी कहीं न कहीं अखबारों के माध्यम से और के माध्यम से जब हम गांव से टोहाना पढ़ने के लिए 6ठी क्लास से गए, तो वहाँ पर हमारे स्कूल के साथ में एक लाइब्रेरी होती थी। तो उस लाइब्रेरी में प्राय जब हमारे पास समय होता था तो हम सब बच्चे वहाँ पर बैठ कर के अखबार पढ़ते थे। तो उसके माध्यम से धीरे धीरे करके इन चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ता गया, और ख़ास करके राजनीतिक समाचार उस समय पढ़ने का मेरा बड़ा शौक़ था। और एक अखबार के अंदर वीर सावरकर का भी एक लेख आता था, वो भी पढ़ने का मौका मिलता था। तो उस समय एक इमरजेंसी का जो दौर था उसके खिलाफ, यानी कि उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ दिल के अंदर एक इस प्रकार का जो चित्र अंकित हुआ, वही बाद में एक राजनीतिक विचार के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ा। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि आपातकाल का एक ऐसा दौर था जिसने कई बड़े नेता पैदा किए। जयप्रकाश का आंदोलन उस वक्त का बड़ा आंदोलन था, लालू प्रसाद यादव भी उसी आंदोलन से निकले। पर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ उससे पहले इसी जगह पर रहता हूँ कि बचपन में एक चार्म होता है, कुछ ना लीडर हमारे आदर्श होते हैं। आप उन लीडरों को पढ़ते भी थे और मेरे ख्याल में उनसे मिले भी। तो किस किस लीडर को आपने मुलाकात की बाद में, जब आप युवक हो गए, एक बड़े युवक हो गए, किशोर अवस्था से भी निकले और राजनीति में भी एक अच्छी पैठ बनाई, तो उन आदर्शों में से किसी से मुलाकात भी रही और कैसा महसूस किया फिर? देखिए, उसमें से तो खास करके अगर बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी में मैं आया, 1996 का जो चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने के बाद, और उसके बाद
फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना और मेरा एक ये सौभाग्य रहा है कि मैं 97 में मेरे को ज़िले में यहाँ जब युवा मोर्चा में पद दिया गया और उसके बाद 2000 में ही मेरे को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का, तो उस समय उनमें से एक बड़ी शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन दोनों से मेरा मिलना उस 2000 के साल में हुआ जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ। तो मुझे लगा, एक बार थोड़ा वो क्षण बताइए, वो क्या क्षण थे, कैसे मुलाकात हुई आपकी उनसे? देखिए, मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो हमारी बैठक जब दिल्ली में होती थी तो उस समय उस दौर के अंदर मेरा मिलना हुआ और तब मेरे को ये एहसास हुआ कि इन लोगों ने कितना लंबा एक संघर्ष करके और यहाँ तक का जो स्थान बनाया है, तो धीरे धीरे उनके उनके प्रति जो मन के अंदर श्रद्धा थी वो गहरी होती गई और मुझे लगा, और मैंने फिर काफ़ी अध्ययन उनके बारे में किया कि किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी और अन्य जो उस समय के नेता थे जिन्होंने 1975 की इमरजेंसी के बाद देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया, उनके बारे में मैंने अध्ययन किया। और अटल जी से तो एक विशेष मुलाकात, जब वो विदेश दौरा करके आए थे तो हम सब आसपास के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उस समय शिवराज जी ने वहाँ पे बुलाया था। शिवराज जी चौहान जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और अटल जी का स्वागत करने के लिए हम वहाँ पर गए थे, तो उस समय एक बात ही आई थी मीडिया के अंदर कि वाजपेयी जी तो थक गए हैं। तो जब किसी मीडिया के साथी ने पूछा कि आप के बारे में, एक अंग्रेजी में उन्होंने पूछा, इंग्लिश में पूछा कि आप थक गए हैं, तो वाजपेयी जी ने कहा कि नो टायर्ड नो रिटायर्ड। और उन्होंने, जो पत्रकार ने पूछा था, वो यहाँ की जो चर्चा थी वाजपेयी जी के विदेश जाने के बाद जो मीडिया में निकल करके आई थी उसके ऊपर आधारित ये सवाल था। और इसी प्रकार से एक बार आडवाणी जी से मिलने जब हम उनके घर पे गए, वैसे तो उनसे कई बार मिलना हुआ क्योंकि हरियाणा में कई कार्यक्रमों में उनका बाद में भी आना हुआ, लेकिन जो पहली मुलाकात युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक बार कोई डेलीगेशन लेकर के हम उनके आवास पर गए थे, तो हमारा मिलने का समय था संयोग से शाम से सबसे आखिरी जो ग्रुप था मिलने का, उसमें हमारी मुलाकात थी। तो आडवाणी जी से बातचीत हुई और जब हम बातचीत करके वापस बाहर आने लगे और आडवाणी जी उठ करके अंदर जा रहे थे, तो एक जो घटनाक्रम हुआ उसका मेरे दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा असर एक गया कि इतनी बड़ी शख्सियत, वो जब अपने कमरे से बाहर जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने अपने कमरे की सारी लाइटें बंद की। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव उस घटना का गया। उससे पहले शायद अपने जीवन में पता नहीं मैंने कभी ऊर्जा बचाने की बात मन में सोची थी कि नहीं सोची थी, लेकिन उस घटना के बाद मेरे मन में एक संकल्प आया कि ये व्यक्ति को साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, जो बारीक से बारीक बात का भी जो ध्यान रखते हैं। कितना लंबा उनका संघर्ष रहा आडवाणी जी का, तो पार्टीशन से पहले उधर से वो आए थे पाकिस्तान से, उसके आने के बाद कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कितने ही राजनीतिक अवरोधों से पार उनको करते हुए आगे बढ़े। और इस प्रकार की शख्सियत जब इस बारीक से बारीक बात का ध्यान करती है, तब मन में आता है कि कितनी गहराई, चाहे वो अटल जी की बात करें, आडवाणी जी की बात करें, उनके अंदर रही है। और ये भी एक संयोग ही था कि उसी दौर में आज के दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, ये उस समय हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे जब मैं युवा मोर्चा। तो आपकी नरेंद्र मोदी जी से भी उस मुलाकात रही? जी जी जी, वो एक, उस समय तो हम सोचते नहीं थे कि कभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे गुजरात के, और इतने सफल मुख्यमंत्री रहेंगे, और कभी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था कि हम तो एक विचार से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जब राजनीतिक क्षेत्र में आने की जब मन में आई 1995 में, जब मैंने भूना शुगर मिल का डायरेक्टर का चुनाव लड़ा,
बाद में फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वाइस चेयरमैन बनता है उसका चुनाव लड़ा, तब ये बात आई कि जब राजनीति क्षेत्र में आना है तो किसी विचारवान संगठन के साथ जुड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, जैसे मैंने बताया, 96-98 के जो चुनाव थे लोकसभा के, उस समय आए थे, तब फिर मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा जुड़ाव हुआ। मैंने शाखा में जाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके कब इसके अंदर इतना आगे तक मैं बढ़ा, इस बात का कोई एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी जी की जो बात चल रही थी उसके ऊपर अगर मैं आऊँ तो उस समय प्रभारी थे नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। 7 अक्टूबर 2001 में वो मुख्यमंत्री जब गुजरात के हुए, उस समय तक वो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते बहुत सारी बैठकों में इनसे मिलना होता था मोदी जी से। तो बहुत एक अनुशासन के ऊपर चलने वाले ये हमारे उस समय नेता थे और एक इनका अलग तरह का दृष्टिकोण था, अलग तरह का इनका विजन था। लेकिन ये नहीं हमें एहसास आपको था। कभी एहसास हुआ कि ये जो है देश का नेतृत्व करेंगे, हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं? नहीं, अब उस समय देखिए एक बहुत स्पष्ट सी बात है, उस समय क्योंकि ये संगठन का काम देखते थे, ये चुनावी राजनीति में जाएंगे, इस बात का मेरे को तो कम से कम इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन जब ये गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और धीरे धीरे करके इनका राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ता गया और गोधरा जैसे जब कांड दंगे वहाँ पर हुए, किस उन्होंने एक ठीक लाइन के साथ उस सारे मामले को सेटल किया, गुजरात के अंदर शांति स्थापित की, फिर चाहे भूकंप का मामला हो, यानी कि 2 बड़ी घटनाएं उस समय की थी, ये गोधरा कांड और वहाँ का भूकंप। उसके बाद ये एहसास होने लगा था कि कभी न कभी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तब मन में ये जरूर आया कि कभी न कभी देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी करेंगे। अच्छा, अब दोबारा से सुभाष बराला की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बाल्यकाल से किशोरावस्था में आए और जहाँ तक हमें आपसे बातचीत हुई है, पहले हमें पता है कि आप फिर इंजीनियरिंग की तरफ आपका रुख हुआ, यहाँ से नहरी नगरी से आप बेंगलोर चले गए साइबर सिटी में। तो कभी लगा था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे राजनीतिक शास्त्र पढ़ना चाहिए, इंजीनियरिंग शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा महसूस हुआ? नहीं, उस समय ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो राजनीतिक रुचि थी वो साथ के साथ चलती जरूर रही। जैसे 1977 के बाद 1982 का यहाँ विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी बच्चों की टोलियाँ लेकर के यहाँ जनसंघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, आदरणीय बख्शीराम गुप्ता, आज वो दुनिया में नहीं है, उनको यहाँ साझा मोर्चा का उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में भी एक बच्चों की टोली के साथ, मैं 9वीं क्लास में था, तो एक भूमिका टोहाना शहर में और गांव के आसपास उस समय रहती थी। छात्र जीवन में रहे तो बेंगलोर के अंदर भी जो छात्र राजनीति है उसमें भी कुछ किया आपने? जी, वहाँ पे हमारी जो नॉर्थ इंडिया के हम लोग स्टूडेंट थे, उत्तर भारत के जो स्टूडेंट थे, उसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ के जो हमारे उस समय के विद्यार्थी थे, तो उनका हमारा एक संगठन होता था, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो जब मैं वहाँ पर सेकेंड ईयर में हुआ तब उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट उस संगठन का मैं वहाँ पे हुआ। तो लेकिन उस समय ये नहीं था कि राजनीतिक क्षेत्र में आकर के काम करना है, वो तो एक स्वाभाविक से एक रुचि जो बचपन से पैदा हुई थी उसी के नाते वो हुआ था। लेकिन मन में कभी ऐसा नहीं था कि आगे राजनीति क्षेत्र में जाना है। तो आप उसके बाद फिर इंजीनियरिंग आपने की, तो उसके बाद कहीं और भी जॉब की है, सीधा भूना शुगर मिल में चले गए? और ऐसा क्या भूना शुगर मिल में हुआ कि वो जो सुभाष बराला जो एक इंजीनियर थे, वो फिर राजनीति के अंदर अपना जो पूरा ज्ञान है उन्होंने राजनीति में लगा दिया, राजनीति को समझने लगे, राजनीति के दाव पेच भी समझे और आज जो है राजनीति में बगैर वंशवाद के आपने अपनी अलग जगह बनाई है। ऐसा कैसे किया आपने? देखिए, उसके बाद में 1992 के अंदर मैं जो हमारी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, तो मुझे उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जूनियर इंजीनियर सिविल की एडोक बेस पे नौकरी करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। वही एक ऐसा मोड़ था मुझे लगता है जीवन का, जब मेरे जीवन की धारा बदल गई। उस समय मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहता था, या तो अपनी मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी बना करके मेरे मन में था विचार आगे बढ़ने का, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि मैंने जब वहाँ पे नौकरी की हिसार के अंदर और उसके बाद मैं वहाँ किसी कारण से कंटिन्यू नहीं कर पाया। वहाँ से आने के बाद फिर धीरे धीरे
जब यहाँ आकर के मैंने अपने निवास पर अपने गांव में यहाँ आकर के जब रहना शुरू किया, तब फिर धीरे धीरे करके जो स्थानीय राजनीति थी उसकी तरफ रुख हुआ। और फिर 1995 में मैं भुन्ना शुगर मिल का डायरेक्टर जब बना, तो उसके बाद से मन में ये बात आई कि जब राजनीति क्षेत्र में आना है तो कहीं न कहीं कोई विचार तो होना चाहिए, बिना विचार की राजनीति नहीं हो सकती। ये धीरे धीरे करके मेरे मन में एक बात उभर करके आई और फिर 1996-97 के अंदर यहाँ पर भुना शुगर मिल का वाइस चेयरमैन जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उसका चुनाव हुआ। वहाँ पर मैं वाइस चेयरमैन चुना गया। फिर उसके बाद हरियाणा शुगर फेडरेशन का मैं डायरेक्टर हुआ। तो उसी दौर में ये 1996 का जो लोकसभा का चुनाव, 1998 का जो विधानसभा का चुनाव आए, वो दौर एक ऐसा था जब मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ। राष्ट्रीय स्तर पे जो आपका नेतृत्व रहा, किसान आंदोलन से भी आप जुड़े रहे, तो किसान आंदोलन के बाद फिर सक्रिय राजनीति में आप आ गए। तो एक बड़ा एक सवाल रहता है युवाओं में, जो कहीं भी जैसे मैंने कहा वंशवाद नहीं होता, कोई गॉड फादर नहीं होता। आपको लगा कि बगैर गॉड फादर के भी राजनीति में बढ़ा जा सकता है, या क्योंकि जैसे आपने विचार की बात कही, अक्सर हम सोचते हैं कि युवा जो है किसी गॉड फादर को देखते हैं या वंशवाद को देखते हैं, और टोहाना की राजनीति में भी और देश की राजनीति में भी दोनों जगह ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसा आपने क्या विचार आया या विचार को पकड़ा, ऐसी क्या वो की थी, यानी कि मेन की क्या थी इस चीज़ के पीछे? देखिए, मैंने बताया कि एक जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मेरा जुड़ाव हुआ, उसके बाद क्योंकि राजनीति केवल चुनाव के लिए हो, ये मन में मेरे बात थी। चुनाव के लिए राजनीति कोई ज़रूरी नहीं आप करें। मेरे मन में था एक जब राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं तो ऐसे संगठन के साथ जुड़ा जाए जो एक विचारवान संगठन हो, जो देश के लिए, समाज के लिए, जिसके अंदर करने की कोई ललक हो। यानी ये माना जाए कि सुभाष बराला जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे को चुनाव लड़ना है, पार्टी ने लड़वाया, संगठन ने लड़वाया, या आपने कहा कि विधायक? कैसे ये घटनाक्रम हुआ फिर? मैं जो बात कह रहा था ये थी कि एक ऐसा संगठन जो समाज और देश की बात सोचता हो, केवल व्यक्तिवादी ना हो, केवल एक परिवारवाद के पीछे चलने वाला ना हो, इस प्रकार के संगठन के साथ जुड़ा जाए। और ये सारी बातें मुझे उस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दी। और जब भारतीय जनता पार्टी में काम करना था, क्योंकि मैं बचपन से ही राजनीतिक क्षेत्र की तरफ झुकाव तो मेरा था ही, तो एक इस बात का भी एहसास था कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष जो विचार है उसके आधार पर काम करती है, राष्ट्रवादी विचार, और वो विचार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल करके आया एक इस प्रकार का विचार। और तो फिर मैं धीरे धीरे करके संघ की शाखाओं में जाना शुरू हुआ। तो एक ऐसा कार्यकर्ता का निर्माण जो शाखा के अंदर होता है, उसी प्रकार की जब निर्माण की बात जब आगे और लोगों में बढ़ती है तो सहज भाव से मेरे अंदर भी उसी प्रकार के विचार आते गए। तो व्यक्तिवादी बात पीछे रह करके चुनाव की बात को हम तो दूर दूर तक नहीं सोचते थे कि भी चुनाव भी कभी लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो हरियाणा में तो केवल जीटी रोड बेल्ट में प्रभाव होता था, और यहाँ तो कुछ था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए कभी चुनाव की बात मन में नहीं आई थी भी चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जब आगे बढ़े और 2005 का चुनाव जब आया, तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना यहाँ से उम्मीदवार बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव अकेले लड़ा था। हाँ, 2000 के चुनाव में ज़रूर इस प्रकार की बातें कार्यकर्ता यहाँ पर करते थे, क्योंकि गठबंधन हमारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे, उनकी पार्टी से था, तो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े, केवल इतनी बात उस समय यहाँ निकल करके आती थी। नहीं तो फिर उसके बाद 2005 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार यहाँ से बनाया। और ये एक रिकॉर्ड की बात है, क्योंकि उस समय जिस प्रकार से मेरी एक भूमिका थी पार्टी में, मैं पहले युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा 2000 से 2003। उसके बाद लगभग 1.25 साल में जिला फतेहाबाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, और उसके तुरंत बाद में किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो ये 2005 में जब चुनाव आया तो मुझे कभी टिकट की मांग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि इतना काम उस समय तक भारतीय जनता पार्टी में मैं कर चुका था कि इसको चुनाव लड़वाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह के
इसमें एक वो बात चलती है, अगर बहुत सामान्य सी मैं बात करूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और रखनी भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव या किसी भी पार्टी में चुनाव लड़ने की इच्छा रखना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भारतीय जनता पार्टी जिनको विशेष फोकस करके, विशेष ध्यान करके उनको एक कार्यकर्ता के रूप में विकसित करती है, चाहे वो संगठन की राजनीति हो, चाहे वो चुनाव की राजनीति हो। तो मुझे लगता है कि एक जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते एक जो विकास की यात्रा मेरी शुरू हुई थी, उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने स्वाभाविक रूप से मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया। तो जैसे आप राजनीति में आ गए, राजनीति में काम करना शुरू किया, तो मैं एक बात मैं और कहूँगा, क्या सपना लेके आप एक सक्रिय राजनीति में आ गए और क्या ऐसी चीज़ थी जो आप अब तक पूरी कर पाए हैं? फिर भी एक है कि अभी बहुत से काम है जो करने हैं, थोड़ा-थोड़ा संक्षिप्त में इनके बारे में बता दीजिए। देखिए, शुरू में तो मैं एक बात बताऊँ, शुरुआत तो थी 1975 का जो अमरसिंह जी का दौर था, एक वो बुरा दौर था, उसके खिलाफ जो एक छाप थी, उससे शुरुआत जो हुई थी। और उसके बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, तब जुड़ने के बाद तब वो चुनाव की ओर की बात, क्योंकि जो जिस प्रकार के विचार और जिस प्रकार की कार्यपद्धति भारतीय जनता पार्टी की रहती है, चुनाव की बात तो अलग ही चली गई थी। तो एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया के नाते मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम आगे करता गया और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पहले 2005 में चुनाव लड़वाया, उसके बाद फिर 2009 में चुनाव आया, वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़वाया। फिर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया तो मैं विधायक बना। तो चुनाव की राजनीति में आने के बाद फिर धीरे धीरे प्राथमिकताएं बदलती गई कि किस प्रकार से अगर मौका मिलता है तो हम लोग किस एजेंडे के ऊपर काम करें, किस प्रकार का हमारा विज़न यहाँ एक चुनावी राजनीति में आने के बाद होना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके उन बातों की तरफ ध्यान गया और फिर 2014 में जब मौका मिला, टोहाना की जनता ने मौका दिया यहाँ से विधायक बनने का, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके जब चुनाव लड़वाया, तो फिर एक विधायक के नाते किस विज़न के साथ हमें काम करना चाहिए, ये बातें ध्यान में पूर्व में थी। तो उन्हीं बातों को लेकर के टोहाना क्षेत्र का एक जो मैं कहता हूँ कि दिशाहीन जो विकास रहता था, काम तो होते थे, ये मैं नहीं कहता कभी काम किसी दूसरी सरकारों में काम नहीं होते, काम तो एक प्रशासनिक व्यवस्था, उसके तहत गलियाँ भी बनती हैं, सड़कें भी बनती हैं, भवनों के निर्माण भी होते हैं, लेकिन वो ठीक दिशा के अंदर हो, इस विचार के साथ हमने फिर 5 साल यहाँ जनता की सेवा की। ऐसा क्या है जो रह गया है जिसको फिर करने की मन में है, ललक है, भी उसको और किया जाए? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, करने के लिए बहुत है। टोहाना जो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, सौभाग्य से, जिसकी मैं बहुत बार चर्चा करता हूँ। यहाँ के लोग मेहनती लोग हैं। यहाँ पर अगर सामाजिक ताने बाने की बात करें तो समाज के जितने भी वर्ग हैं, सब वर्गों के लोग इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और खेती के लिहाज से अगर बात करें, हमारे यहाँ जो भाखड़ा का पानी आता है, बलियाड़ा का जो ये हमारा यहाँ पर हेड बना लाला कंवर सेन गुप्ता, उन्होंने बहुत बड़ा एक काम हमारे क्षेत्र के लिए किया और आज उसके कारण से पूरे क्षेत्र में हरियाली है। उधर घग्गर का पानी भी जो बरसाती पानी है वो भी हमारे क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसका भी बहुत लाभ हमारे क्षेत्र को मिलता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में करने के लिए बहुत कुछ होता है। टोहाना का मैंने देखा, क्योंकि जब दूसरी सरकारें थी, दूसरे विधायक थे, किस प्रकार से एक रूटीन में काम करते थे, तो मेरे दिमाग में एक बात थी, जो हमारे यहाँ संसाधन हैं उनका बेहतर उपयोग हो। आपने ध्यान किया होगा कि 2014 में जब सरकार बनी तो 1 महीने के बाद ही पार्टी ने मुझे पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था। उसी दौर में मेरे दिमाग में एक विधायक बनते एक जो प्लानिंग चल रही थी कि यहाँ का विकास जो है उसको ठीक दिशा में हमने लेकर के जाना है। दोनों नहरों के बीच में गंदा पानी डलता था, आपने ध्यान दिया होगा। वहाँ पेड़ सारे ख़त्म हो गए थे। अब वहाँ पे हर्बल गार्डन, हाँ, गंदा पानी वहाँ पर, सीवरेज का पानी वहाँ पर डाला जाता था, वो पानी नहरों में जाता था, सारा पानी दूषित हो जाता था, लोगों में बीमारियां फैलती थी। और शहर में चाहे मंडी माल टाउन की बात करें, रामनगर भाटिया नगर की बात करें, इस क्षेत्र में लोगों का रहना दूभर था। तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, क्योंकि उनके
प्रति मन में गहरी श्रद्धा रही है। इसलिए पहला जन्मदिन जब था अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर सरकार बनने के केवल 2 महीने बाद, उस दिन वहाँ पर हर्बल पार्क की आधारशिला वहाँ पर रखी गई थी और आज एक भव्य हर्बल पार्क वहाँ पर बन करके तैयार है। उसके बाद मैंने और भी प्रयास किए कि कोई बिजली का संयंत्र यहाँ पर लग जाए, लेकिन बीबीएमबी क्योंकि केवल हरियाणा प्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं है, ये उसका हिस्सा है हमारा बलियाड़ा हेड, तो वो एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या मेरे सामने आई। यहाँ पर मैंने एक टरबाइन पानी से जो चलती है फ्लोटिंग टरबाइन, उसका हाँ यहाँ डेमो किया था उसका। मुख्यमंत्री जी भी संयोग से जब टोहाना में पहली बार आए तो उनको भी मैं लेकर के गया था। बड़ा एक अच्छा एक वो प्रोजेक्ट था, लेकिन क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ अलग अलग सरकारें हैं, उनका अपना अपना बहुत सारे ऐसे विषयों के ऊपर अपना अधिकार रहता है, तो स्वतंत्रता इस मामले में नहीं थी, इसलिए वो सपना मेरा अधूरा रहा। लेकिन मेरे दिमाग में उसी समय की बात आई थी कि हमारा जो जल संसाधन है यहाँ का, उसका हम पीने के लिए भी बेहतर उपयोग करते हैं, सिंचाई के लिए भी बेहतर उपयोग करते हैं, लेकिन अन्य साधनों के लिए भी उसका उपयोग होना चाहिए। और इसका सौंदर्यीकरण तब मेरे ध्यान में आया कि इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और आप देख रहे हैं वो सौंदर्यीकरण की दिशा में जो मैंने कदम बढ़ाए थे, आज वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत आएगी। हाँ, इस कोविड के कारण से बहुत सारी चीज़ें स्लो ज़रूर हुई हैं, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जो हर्बल पार्क है उसके बराबर जो फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसका जो रीमॉडलिंग का काम होना था वो बड़े पैमाने पर हो चुका है। केवल शहर के बीच का हिस्सा उसका बाकी है और वहाँ पर एक ऐसा सुंदर आप दृश्य कुछ समय बाद देखेंगे कि कैसे उसका निर्माण एक अलग तरीके से होगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, इनका उपयोग अलग तरह से करने का जो मन बनाया था, निश्चित रूप से वो काम अभी अधूरा है। एक और बात वो करें, जरूर पूरा होगा, मैं कहता हूँ जरूर पूरा होगा। जिसके ऊपर काम भी चल रहा है। एक ना राजनीति के अंदर जब हम पढ़ते थे राजनीति के बारे में, या जैसे आप जैसे लोगों से मिलते हैं, तो राजनीति को 2 तरह से देखा जाता है। एक तरीका राजनीति का ये होता है कि राजनीति जो है वो बदलाव लेके आएगी और राजनीति में लोगों को आना ही चाहिए। उसके साथ में एक जुड़ा हुआ पहलू ये भी होता है कि राजनीति दलदल है, राजनीति में मत जाओ, जाओगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, और हर राजनेता की एक पीड़ा होती है। तो आपको भी कभी ये लगा कि राजनीति में आ गए हैं तो कुछ तरह के आरोप लगते रहे, बातचीत होती रही और मेरे ख्याल में आपने उनका जवाब नहीं दिया, तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, इसके खिलाफ मुझे भी कुछ बोलना चाहिए? देखिए, अगर सही अर्थों में बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव की पहले भी गुंजाइश थी और जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की जो एक यात्रा है, इस यात्रा में हमारे राजनीतिक दल ने, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक व्यवस्थाओं में बहुत बदलाव किए हैं। आप देखेंगे अटल जी के समय का राज, नरेंद्र मोदी जी का और हरियाणा में मनोहर लाल जी का। अगर ये कार्यकाल आप देखेंगे तो वैसे बहुत बड़े फैसले आपको ये हमारे नेता करते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो जीएसटी लागू करने की बात हो, लोग डरते थे इस व्यवस्था को लागू करने से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो व्यवस्था लागू की। धारा 370 और 35 से ये कभी की हट जानी चाहिए थी। एक नासूर हमारे देश के लिए ये धाराएं थी। जो देश का सबसे सुंदर हिस्सा कश्मीर, वो एक किस्म से हमारा होते हुए भी हमारा नहीं था, ऐसा एहसास होता था। वो धाराएं ख़त्म करने की इच्छा शक्ति किसी के अंदर नहीं थी। सब लोग कहते थे पता नहीं कितना बवाल खड़ा हो जाएगा, तो करके दिखाया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और राम मंदिर का निर्माण हो, वैसे काम माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से हुआ, लेकिन वो जल्दी हो, इस बात की इच्छा शक्ति भी हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने दिखाई। और उसके बाद आप देखेंगे जब ये दूसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी को मिला, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश थी, क्योंकि मेरे समेत मुझे याद है शायद 1990 का दौर था जब डंकल प्रस्ताव के विरोध में आंदोलन चलते थे, और एक बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बहुत बड़ी जनसभा थी दिल्ली लाल किला वहाँ पे। तो मेरे को कुछ यहाँ के साथियों के साथ उस समय वहाँ जाने का मौका मिला। तो उस समय मैंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बहुत नज़दीक से पहली बार देखा था। पहले तो उनको रेडियो टेलीविज़न पर
सुनते रहते थे, देखते रहते थे। तब उनके विचार सुने। बहुत बड़े एक मजबूत किसान नेता थे। चौधरी चरण सिंह के बाद एक अपनी अलग ही शख्सियत उनकी थी। चौधरी चरण सिंह जिस प्रकार की बेबाकी से बात करते थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी उसी प्रकार की बेबाकी से बात करते थे और किसान के हित की बात करते थे। तो फिर सत्ताधारी दलों को उसके कारण से कितनी बड़ी समस्या का सामना करे, इस बात की चिंता उनको नहीं होती थी। तो मुझे याद है कि वो कहते थे कि किसान के हालात अभी सुधर नहीं रहे हैं, किसान के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और जो खेती की व्यवस्था है हमारी वर्तमान की, इस व्यवस्था के चलते किसान के लिए खेती करना घाटे का सौदा है। ये मैंने उनसे सुना। चौधरी देवीलाल भी ये बात कहते थे। लेकिन क्या आप ये देख पाएंगे, अगर हम थोड़ी सी निगाह मारते हैं सारे उस दौर से लेकर के राजनीतिक जो हालात देश के रहे हैं, जो घटनाक्रम रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए नहीं लिए। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट देखेंगे 2014-19 के चुनाव में उन्होंने किस प्रकार इस तरफ कदम बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बातें तो कही, अपने चुनावी घोषणा पत्र में तो वो बातें रखी, लेकिन उससे पूरा हो, क्योंकि 10 साल लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, इतने बड़े कदम वो उठाने का साहस नहीं कर पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आज जो किसान के हालात देश के अंदर हो गए, जोत लगातार छोटी होती जा रही है, कोई बड़ा कदम उठाया जाए। वो सारी जो व्यवस्थाएं लोगों ने कभी सोची थी कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है और उनके अंदर वो लागू करने की कोई मादा नहीं था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 अध्यादेश वो लेकर के आज वो बिल के रूप में किसान के हित के लिए काम करें, इस बात की व्यवस्था कर दी गई है। अब अगर हरियाणा की आप बात करेंगे, देखिए हरियाणा प्रदेश में नौकरी की बात करें, देने का सिस्टम जो था, नौकरी लगाने का जो सिस्टम था, उसके बाद बदली का जो सिस्टम था और उसके बाद डेवलपमेंट की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनको लागू करने की जो बात थी, उसके बारे में अगर आप ध्यान करेंगे तो केवल और केवल जब फैसले होते थे, ये लगता था कि फैसला राजनीतिक व्यवस्था के कारण लिया गया है। आप देखिए, विवेचना करिए, आप अध्ययन करिए, जो सरकारें जो फैसला लेती थी, बेरोजगार नौजवान के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होता था। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके सारा कुछ अपना दाव पे लगा करके उस काबिल बनाते थे कि कोई बच्चा ठीक प्रकार से नौकरी कर पाए, लेकिन योग्यता के आधार पर नौकरी देने का साहस कोई सरकार नहीं कर पाई थी। किस प्रकार से आज उन फैसलों के कारण से कोर्ट ने कैसे कैसे फैसले दिए हैं, उन सरकारों के फैसलों के ऊपर सब लोग जानते हैं। लेकिन मेरिट के आधार पर रोजगार मिले, ये व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जो ट्रांसफ़र है वो एक ऐसा धंधा बन गया था, उसको ख़त्म करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव उस फैसले के कारण से आया। कोई साहस नहीं कर पाता था ये फैसला करने का। प्रदेश के अंदर समान विकास, ये प्रदेश के अंदर समान विकास कराने की बात कोई दूसरे मुख्यमंत्री ने सोची भी नहीं। ये बात होती थी कि भाई हमारा जहाँ से विधायक है, हमारा जहाँ सांसद है, वहाँ पर विकास की योजनाएं परियोजनाएं लागू होती थी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार जब 2014 के अंदर बनी, 15 में 2014 के अंदर बनी और 2014 का जो दिसंबर था उसमें शायद 30 या 31 दिसंबर की बात है, जब फतेहाबाद में मुख्यमंत्री जी आए थे। पहली घोषणा फतेहाबाद के ऊना के अंदर कॉलेज की थी। आज वो कॉलेज बन करके तैयार है, भव्य भवन बन करके तैयार है। वहाँ तो विधायक हमारा नहीं था। ऐसी बहुत सारे उदाहरण में, ये तो उदाहरण के लिए मैंने बात कही है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसी प्रकार के काम किए, जिनके पीछे कहीं कोई केवल और केवल राजनीतिक भाव लेकर के जो बात करते थे विकास के मामले में, वो नहीं होकर के क्षेत्र की जरूरत, हरियाणा प्रदेश की जरूरत किस प्रकार की है, किस क्षेत्र को क्या चाहिए, इस आधार पर फैसले हुए। तो ये अलग ही तरह की एक राजनीतिक पार्टी, अलग तरह के विचार की पार्टी, और इसका नेतृत्व भी उसी प्रकार का, जो बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले समाज हित में, देश हित में लेने के लिए लेने से पीछे नहीं हटता, कभी कतराता नहीं। ये आपने देखा इन फैसलों के अंदर। जी बिल्कुल, ये जो हम बातचीत कर रहे थे कि राजनीति के अंदर कई तरह के आरोप भी लगते रहते हैं, समय समय पर आपके ऊपर भी लगे, तो आपने उनका कई बार जवाब दिया और कई बार चुप्पी साध ली उनके ऊपर।
क्या लगा नहीं कि उनका जवाब देना चाहिए? देखिए, मैं 1995 से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से लोगों के सामने हूँ और उस समय भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, ये तो विचार किसी के मन में नहीं था। हम तो एक विशेष विचारधारा जो व्यक्ति निर्माण के काम से लेकर के व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के निर्माण से देश, और देश को किस प्रकार से हम दुनिया के अंदर जो कभी हम पूरा नेतृत्व करते थे, किण्वंतो विश्वमार्यम के भाव से लेकर के काम करने वाला जो लोगों का एक संगठन है, उसका अंग बन कर के हम लोगों ने काम किया है। और मैं कभी चुनाव लड़ कर के और कोई अलग तरह की अपने लिए कोई दुनिया में बसाऊंगा, इस प्रकार का विचार ना कभी था ना आज है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चुनाव के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस प्रकार से उसके बाद फिर उससे कुछ हासिल किया जाए, इस प्रकार के विचार को लेकर के काम करते हैं। तो दोनों ही तरह की विचार के साथ काम करने वाले लोग जनता के सामने हैं। टेस्ट जनता ने करना होता है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है और मैं कभी हार में कभी घबराया नहीं। 2 चुनाव पहले हारे, 1 चुनाव इस बार हारा, ये जनता का फैसला होता है। कहीं हमारे अंदर कोई कहीं जनता की सेवा करने में किसी प्रकार की कोई कमी रही होगी, हम उसका विश्लेषण करेंगे, उसको दूर करेंगे। और जब जनता ने चुनाव यहाँ से जिता करके भेजा मेरे को, तो कभी हमने ज़मीन से ऊपर उठ करके, यानी कि ज़मीन छोड़ करके काम करने का कभी मन में नहीं सोचा। ज़मीन के ऊपर रह करके तब काम किया, ज़मीन के ऊपर रह करके अब काम कर रहे हैं। सारा कुछ, सारा जीवन, मेरा राजनीतिक जीवन यहाँ की जनता के सामने है। इसलिए मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जवाब तो घटनाक्रम और जो परिस्थितियाँ होती हैं अपने आप दे देती हैं, लोगों के सामने रहता है। खुली किताब है, लोगों को पता है, इसलिए इस बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं। एक चीज़ मैं और चाहूँगा, क्योंकि आप उपयुक्त पर्सन मेरे को इस बारे में नज़र आते हैं कि जो युवा बगैर किसी गॉडफादर के या बगैर वंशवाद के राजनीति में आकर समाज सेवा या देश परिवर्तन की बात करने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो निस्वार्थ भाव से और बिना कोई लक्ष्य लेकर के अपने लिए लक्ष्य लेकर के काम ना करें कि मैंने विधायक बनना, मैंने सांसद बनना, मैंने मंत्री बनना, मैंने कुछ और बनना। अगर इस बात को अलग रख करके काम करेंगे, अगर समर्पण के भाव से काम करेंगे, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस व्यवस्था को हम लोग मानने वाले हैं, जिस परंपरा को हम लोग मानने वाले हैं, अगर उसके ऊपर विश्वास करके चलें और जिस प्रकार के संगठन भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल हैं, इस प्रकार के दल में खास करके आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करते हुए कैसे हमारी पार्टी प्रदेश और देश के हित के लिए काम करेंगे, अगर ये लक्ष्य लेकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर संगठन भी विश्वास करता है। और संगठन फिर जब विश्वास करता है तो आपको, चाहे वो चुनावी राजनीति हो या संगठनात्मक राजनीति हो या फिर अन्य कोई काम हो, वो काम आपसे ज़रूर लेगा संगठन। और जब संगठन काम लेता है तो इतना बड़ा जब संगठन भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई संगठन जिसमें आप काम करते हैं, और वो काम लेता है, तो फिर आपकी योग्यता के हिसाब से आपको काम वो ज़रूर देता है। और मैं समझता हूँ कि काम किसी भी रूप में किया जा सकता है। काम तो हमने अंतोगत्वा, हमारा तो उद्देश्य है कि परम वैभवन नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, हमारा तो यह कि दोबारा से किस प्रकार से हमारा भारत उसी शिखर पर जाए, तो वो तो किसी भी उसके रास्ते पर चल करके वो काम कर सकते हैं। इसलिए जब इस भाव से काम करता है तो व्यक्ति को क्या मिला क्या नहीं मिला, फिर वो पीड़ा मन के अंदर नहीं रहती है। केवल इतना रहता है कि हाँ, मेरे अंदर काम करने की क्षमता है, मेरे अंदर काम करने की ललक है, तो मेरे काम करने की क्षमता का मेरा संगठन भरपूर उसका उपयोग करे। ये बात जरूर मन के अंदर रहती है और ये रहनी भी चाहिए। जब आपके अंदर क्षमता है तो आपकी क्षमताओं का उपयोग जहाँ आप रहते हैं तो वो आपका उपयोग हो, केवल ये मन में आपकी बात होनी चाहिए। तो ये थे भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, पूर्व विधायक टोहाना के सुभाष बराला। और इससे भी बढ़ के मैं बात कहूँगा, एक राजनीति
कि एक राजनीतिक सोच से जुड़े हुए ये व्यक्तित्व के मालिक हैं और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपका दृष्टिकोण भी व्यापक होना चाहिए और जीवन के उन पहलुओं के बारे में आज हमने इनसे बातचीत की जिनसे आप कभी अनभिज्ञ रहे होंगे। मैं नवल सिंह फिर आपसे मिलता हूँ एक नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।